आज के इस लेक्चर में हम यूनिट 5 यानी कि एनर्जी एनवायरनमेंट का जो हम प्रिंसिपल्स ऑफ जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी देख रहे थे, जिसके पहले लेक्चर में हमने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का जनरेशन देखा। आज इस सेकेंड लेक्चर में हम टाइडल एनर्जी की जनरेशन जो होती है उसके प्रिंसिपल को हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि टाइडल एनर्जी क्या होती है, टाइड्स क्या होते हैं। टाइड्स क्या होते हैं? डेली राइज एंड फॉल ऑफ अर्थ्स वाटर ऑन इट्स कोस्ट लाइन। जो अर्थ की कोस्ट लाइन है यानी समुद्र का जो किनारा है, हमेशा उसमें हाई और लो टाइड्स आती रहती हैं दिन में। क्यों आती हैं? इट इज़ कॉज्ड बाय कंबाइंड इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्सर्टेड बाय मून, सन एंड रोटेशन ऑफ अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है मून और सन का अर्थ के ऊपर, साथ ही साथ जो अर्थ की रोटेशन हो रही है उसकी वजह से जो भी कंबाइंड इफेक्ट्स होता है उसकी वजह से टाइड्स हमारे आते हैं। टाइड्स भी हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं, एक है हमारा स्प्रिंग टाइड, दूसरा नीप टाइड। अब ये क्या होता है? स्प्रिंग टाइड क्या होता है? जब अर्थ, सन और मून जो है एक ही लाइन में अरेंज्ड होते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से अरेंजमेंट हो सकती है। या तो ये पहले वाले केस की तरह हो सकती है जहाँ पे अर्थ के इस तरफ है मून, इस तरफ है सन, तब भी ये सेम लाइन में है। और दूसरे केस में हमारा हो सकता है ये केस, जबकि सन और मून जो हैं आपस में एक साथ हैं और अर्थ इस तरफ है। दोनों ही केस में हमारा फुल मून होगा, फुल मून कंडीशन होगी, और लो और हाई टाइड के बीच में बहुत डिफरेंस होगा। क्यों? मून देखिए इस तरफ प्रेशर लगा रहा है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इस तरफ लग रहा है मून का, सन का इस तरफ लग रहा है, तो दोनों तरफ ही हमारी हाई टाइड जनरेट होंगी। इस केस में क्या हो रहा है? यहाँ पे दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, उतना ही फोर्स इधर भी लगेगा। क्यों? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो लगता है, ये हमने पढ़ा है ना, एक तरफ से अगर अट्रैक्शन होता है दूसरी तरफ से भी सेम फोर्स लगेगा, तो इस केस में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जिसकी वजह से दोनों तरफ हमें हाई टाइड्स देखने को मिलती हैं। और इन कंपैरिजन टू हाई टाइड्स यहाँ पे बन रही हैं, इस पोजीशन पे क्या बन जाएंगी? लो टाइड बन जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लो और हाई टाइड के बीच में बहुत डिफरेंस होता है। अब सेकेंड केस में देखते हैं जिसको हम कहते हैं नीप टाइड। नीप टाइड क्या होता है? यहाँ हमने देखा सीधा अरेंजमेंट था सन, मून और अर्थ का। यहाँ पर हम देखेंगे 90 डिग्री के एंगल पर अरेंजमेंट होगा। सन हमारा इधर है तो मून इधर है, 90 डिग्री का बीच में एंगल बन रहा है। इस केस में भी इस तरीके से होगा, मून इधर आ गया, सन इधर आ गया। दोनों ही केस में यहाँ पे लगेगी जो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है, यहाँ पे लगेगी सन की। तो जहाँ पहले इन दोनों की ग्रेविटेशनल फोर्स एक साथ वर्क कर रही थी, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करेगी, तो जिससे क्या होगा? ये ग्रेविटेशनल पुल आपस में बढ़ जाएगा, तो हमें उतनी ज़्यादा बड़ी और छोटी टाइड्स देखने को नहीं मिलेंगी, मीडियम साइज़ की देखने को मिलेंगी, और जो डिफरेंस होगा लो और हाई टाइड के बीच में वो बहुत ही लीस्ट होगा। यहाँ पर जो मून दिखता है, यहाँ पे फुल मून दिख रहा था, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर वाला मून हमें दिखता है। अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं कि जो टाइडल साइकिल होती है दिन में वो कैसी होती है। दो टाइडल साइकिल होती है दिन में। एक टाइडल साइकिल क्या होती है जिसमें एक हाई टाइड एक लो टाइड होता है, ठीक है, और जो हमारे अर्थ पे होती है वो दो टाइडल साइकिल्स, यानी कि दो लो टाइड होगी हमारी और दो हाई टाइड होगी पूरे दिन भर में। अब इतने ज़्यादा हाई टाइड लो टाइड हो रहा है, तो इसी चीज़ को हम यूज़ करके अपने टाइडल एनर्जी जनरेशन में यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। इस डायग्राम से समझते हैं। प्रिंसिपल समझने से पहले डायग्राम समझ लेते हैं, या पहले प्रिंसिपल समझ लेते हैं। चलिए, प्रिंसिपल क्या कहता है? दो टाइप की एनर्जी हमें इससे हार्नेस करने को मिल सकती है। पहले क्या है? काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किससे? टाइड्स में जो वाटर फ्लो कर रहा है, जो मूव कर रहा है, उसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी में मिलती है। और जब हम वाटर को स्टोर करके रखते हैं किसी डैम में, तो पोटेंशियल एनर्जी मिलती है। अब इसमें हम करते क्या है? इस टाइडल एनर्जी जनरेशन के लिए सी कोस्ट पे हम क्या करते हैं? एक डैम कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जब हाई टाइड आती है तो हम उसमें वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं उस डैम में। गेट्स खोल देंगे, वाटर अंदर आ जाएगा, वाटर स्टोर हो जाएगा, गेट्स बंद कर देंगे। फिर जब लो टाइड आती है तो हम उस वाटर को डिस्चार्ज कर देते हैं गेट खोलकर। तो क्या होगा? पानी तेज़ी से बाहर की तरफ जाएगा और हमारे जो टरबाइंस लगे होंगे वो मूव करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी जनरेटर की हेल्प से। ठीक है, अब जो वाटर हमने स्टोर किया था बेसिन डैम में, उसमें क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी। वही पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज़ करते हैं टरबाइंस को मूव कराने के लिए, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है।
फॉर्मूला भी देख लेते हैं यहाँ से। फॉर्मूला क्या है पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि हम हार्नेस करने वाले हैं, हाफ ए रो जी एच का स्क्वायर। ए क्या है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल एरिया ऑफ ड्रेनेज बैरेज बेसिन। रो क्या है हमारा, डेंसिटी ऑफ वाटर है। जी हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और एच हमारा वर्टिकल टाइडल रेंज है। अब आइए इसको पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। ये है इसका डायग्राम। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से बीच में हमने डैम क्रिएट कर दिया, यहाँ गेट्स लगा दिए। अब क्या होगा, जब हाई टाइड आएगी, हाई टाइड है हमारी, तो वाटर अंदर आएगा तेज़ी से। अच्छा, ये टाइडल एनर्जी जो पावर प्लांट्स होते हैं ये भी कई टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। एक होता है जो दोनों तरफ पानी आता जाता है तो वो मूव करता है, ठीक है। तो ये एक टाइप है, जबकि हाई टाइड आया तो पानी अंदर गया तेज़ी से, फिर हमने इस गेट्स को बंद कर दिया। जब पानी अंदर जा रहा था तब भी ये टरबाइन रोटेट करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिर जब लो टाइड आती है तो हम इस गेट को फिर से ओपन कर देते हैं। जो हाई टाइड के समय में पानी हमने इकट्ठा किया था वो तेज़ी से बाहर जाता है और हमारा टरबाइन फिर से मूव करता है। टरबाइन से जुड़े हुए जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर वो आगे ट्रांसमिट हो जाती है। तो इस फॉर्मूले में भी यही है। एच हमारा क्या है, वर्टिकल टाइडल रेंज, ठीक है। जिस हाइट पे हमने वाटर को स्टोर किया है ये मेनली ये है। इसको हम हेड भी कह सकते हैं, ठीक है, हेड भी कहते हैं। और डेंसिटी हम वाटर हमने पिछले लेक्चर में भी देखी थी जब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे कि इसको हम 1000 ले सकते हैं, ठीक है, 1000 ले सकते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8, या फिर अगर आपको इजी करना है कैलकुलेशन तो हम 10 भी ले सकते हैं। अब आइए कुछ क्वेश्चंस को हम देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में इस टॉपिक से हमारे आए हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, टाइडल रेंज इज़ अ क्रिटिकल फैक्टर इन डिटरमाइनिंग वेदर एन एस्चुरी वुड बी यूजफुल फॉर टाइडल पावर जनरेशन। ये हमारा दो स्टेटमेंट से बताना था कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि टाइडल रेंज जो है वो बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है ये डिटरमाइन करने में कि क्या एक एस्चुरी हमारी टाइडल पावर जनरेशन के लिए यूज़फुल रहेगी या नहीं। टाइडल रेंज क्या है, ये हमने यहाँ पे जो एच है ना, यही है हमारा टाइडल रेंज, ठीक है। तो यहाँ ये क्रिटिकल फैक्टर है क्योंकि हमने इसके फॉर्मूले में भी देखा, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही हो जाता है। टाइडल पावर इज़ प्रपोर्शनल टू टाइडल रेंज, ये भी हमने देखा। फॉर्मूला तो सीधे सीधे कहता है पोटेंशियल एनर्जी हमारी हाफ रो ए जी एच का स्क्वायर है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो यहाँ से हो ही गई, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही थे। दूसरा क्वेश्चन है, स्प्रिंग टाइड कब अगर होते हैं। स्प्रिंग टाइड के बारे में हमने पढ़ा, दो टाइप की टाइड्स होती हैं, ये हमारी स्प्रिंग टाइड और ये नीप टाइड। स्प्रिंग टाइड कब होती है, जब अर्थ सन और मून एक ही अलाइनमेंट में होते हैं। व्हेन सन मून एंड अर्थ आर अलाइंड लीनियरली, एक लाइन में, सीधी लाइन में अरेंज्ड होते हैं। अब हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है, अ टाइडल पावर स्टेशन हैज़ अ बेसिन एरिया 10,000 मीटर स्क्वायर एंड वाटर ट्रैप्ड एट हाइट 2 मीटर above low tide. If the density of sea water is 1025 kilogram per meter cube, the potential energy available for every tidal period is, ठीक है। यहाँ पे हमें एरिया दिया हुआ है 10,000 मीटर स्क्वायर, हाइट दी हुई है यानी कि h 2 मीटर, हमें डेंसिटी भी दी हुई है, तो यहाँ पे हम अपने मन से नहीं लेंगे, जो दिया है वही देंगे 1025। अब हमें निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। बहुत सिंपल सा है, बस हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये फॉर्मूला हम लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे, 10,000 मीटर स्क्वायर हमारा एरिया दिया है, यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हाइट हमारी 2 मीटर दी है, एच का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, ये लिख लिया। रो हमारी ये दिया है, ये लिख लिया। और एनर्जी यहाँ से सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। जी को हम यहाँ पे 10 ले लेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे जूल में आंसर आएगा, और फिर इस यूनिट कन्वर्जन जैसे भी करना है हम करके इसको मेगा जूल में कन्वर्ट कर लेंगे। हमें पता है 10⁶ जो जूल होता है 1 मेगा जूल के बराबर होता है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन में हमारा इसी पे बेस्ड है। अ टाइडल एस्चुरी ऑफ टाइडल रेंज यानी कि एच ये दिया है हमें, एरिया ऑफ वाटर ट्रैप्ड 10 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये एरिया दिया है हमारे किलोमीटर स्क्वायर में। अब इन क्वेश्चंस में आपको यही ट्रिक देंगे कि यूनिट कन्वर्ट कर देंगे, तो आपको वहाँ बैठ के इसको पहले यूनिट को आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ वाटर हमारी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब दिया है, जी ये दिया है, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम थियोरेटिकल एनर्जी अवेलेबल पर साइकिल। सेम वही चीज़ें, हमें एनर्जी ही निकालनी है, इसी फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। हाइट हमें सही दे रखी है, एरिया 10 किलोमीटर स्क्वायर है, तो हम इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे।
2 बार किलोमीटर है ना, तो दोनों बार हम 10 टू दी पावर 3 10 टू दी पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी सबकी यूनिट्स ठीक हैं, सब कुछ की वैल्यू लगा देंगे तो हमें फाइनली ये आंसर मिल जाएगा। उसके बाद 5th क्वेश्चन भी यही है। टाइडल एस्चुरी ऑफ टाइडल रेंज 2 मीटर हैज़ ट्रैप्ड वाटर एरिया 5000 मीटर स्क्वायर। इफ़ जी इज़ 9.8 मीटर पर स्क्वायर, द मैक्सिमम एनर्जी अवेलेबल पर टाइडल साइकिल इज़। वही है, बस थोड़ा बहुत मैक्सिमम एनर्जी यहाँ पे थ्योरेटिकल एनर्जी ऐसे पूछ लिया है, लगाना हमें यही फॉर्मूला है और इसी से हमें बहुत ईजिली आंसर्स मिल जाएंगे। तो आप चाहो तो इन क्वेश्चंस को अपने आप ट्राई कर सकते हो पूरा कैलकुलेट करके। मैं यहाँ पूरा कैलकुलेट नहीं करा रही क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आई होप आपको इस लेक्चर में भी काफ़ी कुछ समझने में आया होगा, और अगर आ गया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स लाती रहूँगी। थैंक यू।